Hello everyone, welcome to our channel Shriji Online Classes. This is Neha Mishra and here in this video I will teach you the Indian Constitution of Class 8. So why does the country need a constitution? तो रीज़न जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स एक रूल्स और रेगुलेशंस का सेट है जो कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए और ये क्यों ज़रूरी है, तो इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी. It lays down the ideals that form the basis of a country. It defines the nature of a country's political system. The constitution plays a major role in countries having democratic form of government. अब ये democratic form of government का क्या मतलब है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है क्योंकि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा इलेक्ट होती है, यहाँ वोटिंग के थ्रू एक गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट प्रिवेंट्स ऑपरेशन और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी जो मिनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग राइट बनाई गई हैं, अगर वो मेजॉरिटी द्वारा डोमिनेशन फेस कर रही हैं तो वो अपने इस अगेंस्ट वो खड़ी हो सकती हैं, जो मिनॉरिटीज़ पार्टी हैं। It helps in protecting us against certain decisions that could have an unfavorable effect on the larger principles that the country believes in. Now, key features of the Indian Constitution. So, first is federalism, second is parliamentary form of government, third is separation of powers, fourth is fundamental rights, and fifth is secularism. So, what is federalism? क्या है? तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट। गवर्नमेंट का एक मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट का एक से अधिक लेवल होना, मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पर भी काम करती है, स्टेट लेवल पर भी काम करती है और एक लोकल सेल्फ बॉडी है उस बेसिस पे भी काम करती है। मतलब सबका अलग अलग तीन लेवल, गवर्नमेंट का तीन लेवल बनाया गया है हमारी कंट्री में। तो वी हैव अ गवर्नमेंट at the center, at the state level, and at the village level also, जो जिसको हम पंचायत बोलते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिस्क्राइब द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। इसमें जो पावर्स हैं, मतलब जो भी इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज बनाए गए हैं, जो कुछ सेंटर में आते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं और कुछ विलेज लेवल पर आते हैं। जो विलेज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो विलेज लेवल पर होते हैं, जो कि पंचायत देखती है, ठीक है। उसी तरह स्टेट लेवल पर भी कुछ इश्यूज होते हैं जो स्टेट लेवल के अंदर आते हैं, ठीक है। द स्टेट्स आर नॉट जस्ट द एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब ये क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो इसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा टू बॉडीज आती हैं। अब इसमें जो राज्यसभा और लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों द्वारा, सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट होकर उसमें जाते हैं। तो क्या लिखा है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो भी इसका पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होता है लोगों द्वारा उसमें जाने के लिए। तो इसका प्रॉपर इलेक्शन होता है, ठीक है। Every citizen, irrespective of his her social background, can contest in elections. जो भी जितने भी सिटीजन्स हैं वो कोई भी मतलब सिटीजन है वो इसके लिए खड़ा हो सकता है, इस इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर एज फॉलोव्स: द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या है? So it refers to the elected representatives. The executive, it refers to those responsible for implementing laws. The judiciary, the system of courts. तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? ये कानून बनाती है, जो भी रूल्स और पॉलिसीज़ जो बन रही हैं वो बनाती हैं, और इसी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉलो करती है, मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करती है जितने भी लॉज बने। और जुडिशरी का काम होता है न्याय करना। द सिस्टम ऑफ कोर्ट, जो भी सिस्टम है कोर्ट का वो जुडिशरी के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ईच ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सबका अलग अलग यहाँ पावर से डिवाइड है।
लेजिस्लेचर का क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, एग्जीक्यूटिव उस लॉज पर इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब उस पर काम करती है, और जुडिशरी का काम है न्याय करना, ठीक। तो each organ checks on the other organs of the state which ensures a balance of powers among the three। सबका इसी वजह से मतलब सबका अपना अपना बैलेंस बना है पावर का, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट्स, this is most important topic of the constitution। So fundamental rights, there are 6 fundamental rights, every citizens have these rights। So first is right to equality, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth is cultural and educational rights, now sixth is right to constitutional remedies। So first, right to equality। तो नाम से ही पता लगता है कि राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको एक समान माना जाएगा। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल बिफोर द लॉ, जितने भी लॉ जो भी लॉ बना है वो सबके लिए इक्वल है, जितने भी सिटीजन्स हैं सबके लिए इक्वल है, ठीक है। कोई भी सिटीजन हो, इसमें ना तो कोई मिनॉरिटीज़ ना ही मेजॉरिटी देखा जाता है, सबके लिए एक बराबर है। ईच सिटीजन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, वही चीज़ है। No citizen is allowed to discriminate against the others on the basis of religion, caste and और sex। So कोई भी सिटीजन है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। सबको इक्वल इसमें माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबको इक्वल मानता है। सो राइट टू फ्रीडम, तो दिस राइट इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम में हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हमें बोलने का और जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस चीज़ का हमारे पास राइट्स है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे पास कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, इसका हर एक नागरिक को अधिकार है इस चीज़ का। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशंस और बिजनेस। हम कोई भी ऑक्यूपेशंस में कोई भी ऑक्यूपेशंस या फिर कोई भी प्रोफेशन या फिर कोई भी बिजनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, अपना कोई भी व्यवसाय चला सकते हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों का हमें फ्रीडम है, अधिकार है। So, right against exploitation. According to the Constitution, there is a prohibition on human trafficking, forced labor and child labor। जो कहीं आप देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम करते हैं, उनसे मजदूरी करवाई जाती है, या फिर किसी होटल्स वगैरह में छोटे बच्चे को बर्तन वगैरह धुलवाया जाता है, तो ये इलीगल है एक तरह से। इसके लिए भी राइट्स बने गए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर आपका कोई भी शोषण करता है, एक्सप्लॉयट करता है आपको, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, ये आपका राइट है, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोहिबिशन, इसके लिए मनाही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या है? एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। सबको अपना 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 रिलीजन मानने का अधिकार है, ठीक है। हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वो मेरी चॉइस होगी, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल मिनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, हैव द राइट to set up their own educational institutions so as to conserve and extend their culture। हम जो हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप कर सकते हैं, उसमें कोई भी मतलब मिनॉरिटीज़ या कोई भी रिलीजन नहीं देखा जाएगा कि तुम इस रिलीजन के हो तो तुम इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हम खड़ा नहीं कर सकते। सबको राइट्स है इसमें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज लास्ट फंडामेंटल राइट्स। अ सिटीजन कैन मूव द कोर्ट इफ शी और ही thinks that his or her fundamental rights have been violated by the state। अगर आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका जो जब भी वायलेशन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके अगेंस्ट, इसके मतलब खुद के अगेंस्ट, खुद के राइट के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए।